हेलो एवरीवन, माय नेम इज भवेदी पाटीदार और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं नेविगेट इंस्टीट्यूट पर। फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले वाले लेक्चर में वीडियो में हमने सिलेबस को डिकोड किया था और सिलेबस था अपना मध्य प्रदेश जीके और आईसीटी का और विथ करंट अफेयर्स, है ना। उसमें जो मैंने आपको बताया था वेटेज वाइज भी लास्ट में बता दिया है कि किस टॉपिक से या किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं। अब हम उसको आगे बढ़ाने जा रहे हैं। तो जो हमने एमपीजीके की बात की थी उस सीरीज का, उस सब्जेक्ट का ये पहला लेक्चर रहेगा, क्योंकि प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने केवल सिलेबस को डिस्कस किया था। अब हम फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। हमें जो मध्य प्रदेश पढ़ना है, हम स्टार्ट करेंगे मध्य प्रदेश जीके से। तो वो किस तरीके से करना है, कहाँ से हम शुरू करेंगे, ये मैं आज आपको थोड़ा सा एक बेसिक 5 मिनट का इंट्रोडक्शन दूंगा और उसके बाद हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन मध्य प्रदेश जीके। अब मध्य प्रदेश जीके की जब बात आती है तो सबसे पहले मेरा आप लोगों को एक बात कहनी है। मैं टू द पॉइंट बात करता हूं, इधर उधर की बहुत ज्यादा बातें करने से मतलब नहीं है, क्योंकि जो आपके पेपर में आएगा वही आपको अल्टीमेटली पढ़ना है। तो मैं सीधी अगर आपसे बात करूं तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर आप एमपीजीके पढ़ रहे हो तो आपको मध्य प्रदेश का मैप पूरी तरीके से याद होना चाहिए। अब मध्य प्रदेश का मैप याद होना चाहिए, उसका क्या मीनिंग है? तो देखो, मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। मैंने मैप रखा हुआ है, मैं आपको उससे बताता हूं कि कैसे करना है याद आपको। देखिए, ये आपके पास मध्य प्रदेश का मैप है। क्लियर? अब इस मैप की अगर बात करें ना हम लोग, तो इस मैप में क्या सीन है, कैसे याद करेंगे वो समझते हैं। आप लोग बोलोगे कि हमारे पास ये पूरा मध्य प्रदेश, और इसमें आज की डेट में अगर अपन देखें तो टोटल हमारे पास 53 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और अपने पास 10 डिविजन्स हैं। मतलब हमारे 10 क्या हैं, 10 हमारे संभाग हैं और 53 अपने पास जिले हैं। तो आप ये पूरी बात तो याद रख नहीं पाओगे, 53 कौन कहाँ है ऐसे याद नहीं रख सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए इजी कर देता हूं। मध्य प्रदेश का जो मैप है ना हमारा, उसको हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे याद रखेंगे, वो कर देते हैं। तो उसके पहले मैं आपको कुछ बात बता दूं इसमें। अगर अभी आप यहाँ देखेंगे तो आपको यहाँ पे भी 50 जिले दिख रहे हैं। कितने दिख रहे हैं? 50 डिस्ट्रिक्ट्स दिखेंगे। और उसके बाद टोटल हमारे पास कितने हो गए हैं आज की डेट में? 53 हो गए हैं। अभी कुछ समय पहले हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी है कि मध्य प्रदेश का 53वां जिला कौन बनेगा, इसलिए हम 53 की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऑफिशियली अभी अपने पास 52 और 53rd जो बनेगा उसकी भी बात करते हैं। क्लियर? तो देखो, आपके पास 50 जिले आपको इस मैप में दिख रहे हैं। मैं अगर उसके बाद ऊपर बनाना चाहूं तो एक जिला आपका जो बनने वाला है 51 नंबर का, वो बनेगा यहाँ पर, और जिसका नाम है ये यहाँ बनेगा आगर मालवा। कौन सा बनेगा? आगर मालवा। ठीक है, ये बात आगर भी बोलते हैं इसको लोग डायरेक्टली, है ना। तो ये आगर मालवा या आगर, ये जो आपके कौन से नंबर का है? 51st नंबर का। हम इनको बाद में पूरे अच्छे से, मतलब सेकंड थर्ड लेक्चर में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे कि मध्य प्रदेश का कौन सा जिला कब बना, कौन सी समिति की अनुशंसा पर बना है, किस बेसिस पे बनाया गया है, कौन से जिले से अलग करके बनाया है ना। ये 51 नंबर का आगर मालवा हो गया। 52 नंबर का अगर आपसे पूछे तो आप बताएंगे वो है हमारा निवाड़ी। कौन सा है? निवाड़ी जिला है 52 नंबर का। ठीक है, 52nd जो जिला बना था मध्य प्रदेश का वो निवाड़ी था। उसके बाद अभी अभी मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है वो रीवा का एक पार्ट अलग किया जाएगा। रीवा से एक जो जिला बनेगा वो बनेगा मऊगंज। कौन सा जिला बनेगा? मऊगंज। क्लियर है ये बात? और ये मध्य प्रदेश का कौन सा जिला होगा? ये होगा 53rd डिस्ट्रिक्ट, है ना। और मैं आपको एक चीज, बहुत प्यारी सी चीज बताता हूं। देखो, अगर आपको याद रखना हो तो बड़ा आसान होता है। आगर मालवा जो जिला बना है, फिर उसके बाद जो निवाड़ी बना और मऊगंज। आपको पता है मऊगंज कब बना? अभी अभी अनाउंसमेंट 2023 में हो रही है, तो 2023 याद रख लो। फिर उसके बाद आपको अगर निवाड़ी 52nd अगर बात करना हो तो आप इससे पीछे 5 साल चले जाइए, तो आपको ये लगेगा 2018 में। कब? 5 साल पीछे जाएंगे, 2018 होगा। और फिर उसके बाद 5 साल पहले आ जाइए, 51st जिला जो होगा वो कब बनेगा? तो 2013 में। उसके पहले की भी अगर अपन बात करें ना, तो हमारा जो 50th नंबर का और 51st कौन कौन से हैं? तो 50th और 51st जो है, 50th में जाता है अपना कौन सा जिला? तो वो जाता है, सॉरी 51st हो गया ना, 49 एंड 50 की बात करते हैं, है ना। 49th एंड 50 जो नंबर के जिले हैं, 49 नंबर पे बना था ये अपना अलीराजपुर। कौन बना था? अलीराजपुर। और 50 नंबर पे बना है ये आपका सिंगरौली। ये आपका कौन सा जिला है? तो ये 50वें नंबर का जिला है। कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो जैसा मैंने अभी आपको बताया, 53rd पे आप 2023 इसी साल का याद रखेंगे। फिर उसके बाद 5 साल कम कर देंगे तो आपको 52nd मिल जाएगा। 5 साल कम कर देंगे तो आपको
51st मिल जाएगा। और 50 और 49 नंबर का याद रखना है तो फिर 5 साल कम कर दीजिए, मतलब आप 2008 याद रख लीजिए। क्या याद रख लीजिए? 2008। ये भी 2008 का है और ये भी 2008 का है, तो ईयर तो आपको ऐसे याद हो जाएंगे। थोड़ा आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। और इससे भी 5 साल कम कर देंगे तो 2003 आएगा, और 2003 में 3 जिले बने हैं, उनकी भी अपन बात करेंगे। पर मैंने अभी एक आपको इन जनरल बताया कि ये 3 तो आप बड़े बड़े बाहर के जो याद रखना है वो याद रखिए। चलिए, अब बात हम कर रहे थे कि किस तरीके से हम मध्य प्रदेश के मैप को याद कर सकते हैं, या याद करना है हमें। अब याद करने का बोल दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको रट्टा मारने बैठ जाएं। 2 चीजों से याद होता है। एक तो थोड़ा सा आप इसको अच्छे से देख लें अभी, और फिर जब आप चैप्टर बाय चैप्टर या आगे जब सिलेबस पढ़ते जाते हैं तो सिलेबस में अपने मैप को थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि हाँ, मैंने जब पहले दिन मैप देखा था तो मैंने वो जिला वहां देखा था, या मैंने कोशिश की है कि ये जिला इस साइड आता है। तो ऐसे अगर आप करते जाएंगे तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे 5-7 दिन में आपको ऑटोमेटिक मैप जो होगा वो क्या होते जाएगा, याद हो जाएगा। क्लियर? अब इसको देखते हैं कैसे करना है। तो आप मध्य प्रदेश को सबसे पहले तो 4 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। क्या कर दीजिए? कुछ इस तरीके से मध्य प्रदेश को डिवाइड कर दीजिए। किया? या ऐसे नहीं करना है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि आप मध्य प्रदेश का ये वाला पार्ट जो है, मैं आपको बताता हूं, इस वाले पार्ट को अलग कर दीजिए, इस वाले पार्ट को थोड़ा सा अलग कर दीजिए, इस वाले पार्ट को अलग कर दीजिए, और इस वाले पार्ट को अलग कर दीजिए। अब देखिए जरा मध्य प्रदेश, देखो आप अगर मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हो तो एक चीज तो फिक्स है कि आप कहीं इन 4 जो आपने रीजन बनाए हैं, 1 2 3 4 5 जो रीजन बनाए हैं, इनमें कहीं तो आप रहते होंगे। और वो वाला जिला जहां पे आप रहते हैं, मान लीजिए आप कटनी के हैं, आप जबलपुर के हैं, तो आपको ये तो पता है ना कि जबलपुर के पास में ऊपर दमोह, कटनी, उमरिया, डिंडोरी, मंडला, सिवनी, नरसिंहपुर, ये जबलपुर के पास में पड़ेंगे। और आपको ये भी पता है कि जबलपुर जो है वो मध्य प्रदेश के ईस्टर्न वाले पार्ट में आता है। तो आप किसी दिन बैठे तो केवल इतने को देखें, इतने को देखें, बस ध्यान से इसको देखते रहे। आप बोलेंगे कि मैं जबलपुर से हूं, तो मेरे आसपास ये 4-5 जिले पड़ रहे हैं बड़ी आसानी से, क्योंकि हम लोग इतने टाइम से अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं तो हमको उसके आसपास के जिलों के नाम याद होते हैं। फिर आप अगर इधर ही साइड के हैं तो आप क्या याद रखो, देखो ये सिंगरौली साइड में जा रहा है, फिर उसके पास में सीधी है, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, ये सब हमारे पूरे मध्य प्रदेश के वो जिले हैं जो पूरे ईस्टर्न पार्ट में पड़ते हैं। तो आप केवल देखेंगे, रटने की कोई जरूरत नहीं है, आपको लगभग ये वाला पोर्शन याद हो जाएगा। जबलपुर के हैं तो थोड़ा सा और ऊपर देखेंगे, हमको सबको पता है कि ये पन्ना जो है वो हीरे के लिए बहुत फेमस है, हीरे की खदान है यहाँ पर। पन्ना सतना दोनों में मिलती है, तो सतना रीवा सतना साथ में बोला जाता है, पन्ना सतना रीवा आपने बोल दिया यहाँ पर। तो ये आपको ईस्टर्न वाला पार्ट याद हो गया। फिर हम बात करें तो जरा अच्छे से देखें, अगर अपन थोड़ा सा, मैं इसको और हटा देता हूं अभी आपके लिए। ऐसा देखो, ये देखो, अगर आप इंदौर के आसपास के हैं तो इंदौर के आसपास की ये देवास, खंडवा, खरगोन, धार, झाबुआ, उज्जैन, ये सब आपको याद हो जाएंगे। फिर इसके थोड़े से ऊपर जाते हो तो इधर से लाइन से आपके पास कौन पड़ता है, तो रतलाम, मंदसौर, नीमच पड़ जाता है। इधर धार, झाबुआ, बड़वानी पड़ जाता है, धार, अलीराजपुर, बड़वानी पड़ जाता है। फिर आपका खंडवा, खरगोन नीचे है ही, साथ में इधर बुरहानपुर है। क्लियर है? और ये जो होशंगाबाद, हरदा और बैतूल सब एक साथ याद रख लो, तो आपको ये वाला पोर्शन पूरा याद हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? मेरा ये कहने का मतलब है, मैं को ना याद करवा रहा हूं आपसे, ना मैं आपको रटने को बोल रहा हूं, ना मैं कोई ऐसी उल्टी सीधी ट्रिक बता रहा हूं जिससे आप परेशान हो। क्लियर? मैं ये बोल रहा हूं कि इस मैप को आप बस केवल देखते जाइए और देखते देखते आपको ये मैप याद हो जाएगा। चलिए, अगर मान लीजिए आप बिलोंग करते हैं मध्य प्रदेश के ऊपरी क्षेत्र से, ऊपरी क्षेत्र मतलब जो उत्तर में क्षेत्र आता है, जो कि आपका ग्वालियर वाले क्षेत्र की बात करेंगे अपन मेनली। तो ग्वालियर के आसपास आप सबको पता है कि भिंड, मुरैना, शिवपुरी, दतिया वगैरह है, तो वो पूरे याद हो जाएंगे। ठीक है? ये अशोकनगर, गुना बीच में आने ही वाला है तो काम का है, इसको याद कर लेंगे अपन। और फिर बचा कुचा ये सेंटर मध्य प्रदेश का भोपाल के पास में रायसेन, विदिशा, राजगढ़, सीहोर, शाजापुर, नीचे होशंगाबाद, और इस तरीके से आपको ये मैप याद हो जाएगा। इसको रटने की जरूरत नहीं है, सिंपल कहने का मेरा ये मतलब है, बताने का तरीका ये तरीके से इसलिए बता रहा था कि आप इसको रटो मत, बस आप इसको केवल देख लो, समझ लो, 1-2 बार में ही आपको मैप ऑटोमेटिक याद होने लग जाता है। ठीक है? तो पहली बात तो ये हो गई कि मध्य प्रदेश का मैप आपको 100% याद करना ही पड़ेगा। कारण ये है कि जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हो या फिर आप जब इतिहास पढ़ते हो, ज्योग्राफी पढ़ोगे, पॉलिटी पढ़ोगे, इतिहास, जो भी सब्जेक्ट पढ़ना हो वो सब इस मैप से ही तो मिलजुल के है। अगर हमको पढ़ना होगा, हम जब फिजिकल डिवीजन पढ़ेंगे तो भी हम बताएंगे कि मालवा के अंदर कौन सा क्षेत्र आता है, तो मालवा के अंदर अगर ये वाला क्षेत्र आता है तो मालवा में वो जिले भी तो पता होना चाहिए कौन से आते हैं।
क्लियर है? ये मालवा का क्षेत्र हो गया आपका इतना। फिर आपको बोले नर्मदा सोन घाटी, तो आपको ये वाली पूरी पट्टी भी तो याद होना चाहिए। तो आपको पता तो चले कि भाई साहब मैं छिंदवाड़ा बोलूं कि छतरपुर बोलूं, मैं छिंदवाड़ा बोलूं या अशोकनगर बोलूं। एक एक मैं कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं। फिर आपसे पूछे सतपुड़ा मेकाल, तो आपको ये वाली पट्टी पूरी याद रखना सतपुड़ा मेकाल की। सतपुड़ा मेकाल में आपको कौन कौन है, तो इधर बड़वानी, खरगोन, खंडवा, ये होशंगाबाद, नरसिंहपुर, जबलपुर, ये वाली बात भी याद रखना पड़ेगी, मंडला वगैरह की। समझ में आई? तो ये हो गया आपका फिजिकल डिवीजन के बेसिस पे, सभी पूरी पूरी का पढ़ेंगे डिटेल में अपन। फिर उसके बाद अगर आपको पॉलिटिकल डिवीजन की बात आती है, पॉलिटिकल डिवीजन आता है तो जैसे इंदौर है, तो इंदौर के पास में कौन सी संसदीय सीट यहाँ पर है या विधानसभा की सीट है, ग्वालियर वाला कौन सा क्षेत्र है, क्लियर? वैसे भी होगा। पॉलिटिकल डिवीजन और भी होता है, जैसे हमने अभी लिखा कि हमारे पास 10 संभाग है। क्या है? 10 संभाग है। अब 10 संभाग है तो एक संभाग, जैसे आपने बोला कि शहडोल भी हमारा संभाग है, तो शहडोल के आसपास वाले कौन कौन है, कौन कौन से जिले उसके पास में आते हैं, तो वो ईस्टर्न वाले क्षेत्र में आपको वो बात भी पता होना चाहिए। जैसे आप इंदौर देख रहे हो तो इंदौर के पास में कौन कौन है वो बात आपको पता होना चाहिए। भोपाल आप देख रहे हो तो भोपाल के आसपास कौन से जिले आ रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए। क्या यहां तक बात ठीक है ना? चलिए, फिर उसके बाद अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड या हिस्ट्री के हिसाब से बात करें कि हिस्ट्री के हिसाब से इसको कैसे पढ़ना है, कैसे करना है, तो उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूं। जब आप हिस्ट्री की बात करते हो ना, तो ये अपने जो क्षेत्र रहे इनमें किसी न किसी राजा का या किसी वंश का प्रभुत्व रहा है। जैसे मैं आपको कहूं कि होलकर्स की बात करें, आधुनिक काल की, जो आप बहुत ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे, होलकर्स की बात करो तो आप इंदौर की बात करोगे। इंदौर की बात करोगे तो उसके आसपास के क्षेत्र की बात करोगे ना। अगर इंदौर है तो फिर आप बात उज्जैन की भी कर लीजिए, इंदौर है तो आप बात खरगोन और खंडवा की भी कर लीजिए। बात समझ में आ रही है? इंदौर है तो आप पास में धार की भी थोड़ी सी बात कर लीजिए। तो ये जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तब भी ऐसी बात आती है। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं जो बहुत फेमस है, वो है गोंड, है ना, या गढ़मंडला की बात कर लेते हैं, वो ज्यादा बेटर रहेगा, गढ़मंडला। अब गढ़मंडला की जब बात करेंगे तो मंडला के आसपास के क्षेत्र, जिसमें डिंडोरी हो गया, जिसमें आपका नरसिंहपुर, जबलपुर, ये वाले क्षेत्र जो हमारे गोंड शासक थे वो यहाँ पे रूल कर रहे थे। तो जब उनका आप किला देखोगे कि उनका किला क्या है, जब उनकी कोई लड़ाई देखोगे, उनके कोई युद्ध हुए हैं, कोई बैटल हुआ है, तो वो कहां पर हुआ है, तो ये आसपास के क्षेत्र ही तो याद रखना है। आज की डेट में हम उनको जिले के नाम से बताते हैं, है ना। आज आपसे कोई पूछेगा ना, तो जब पूछेगा ये किला कहाँ है तो सीधा जिले का नाम होगा, कोई मेला कहाँ लगता है तो सीधा जिले का नाम होगा। इसीलिए ये पूरे पूरे एमपीजीके की अगर हम बात करें ना, उसके लिए सबसे बेसिक, सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज मैं मानता हूं जिससे आपको चीजें बहुत इजीली याद हो जाएंगी, या मैं ये कहूं कि याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। आपको बस एक दिमाग में एक वो होता है ना, एक सिस्टम फिट कर दिया है कि इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो कैसे आंसर करेंगे। आप देखते जाइए, धीरे धीरे पढ़ते जाइए, आपको बिल्कुल रटने को नहीं बोला जाएगा, आपको रटने को कहेंगे ही नहीं हम। आप बहुत सारी चीजें तो ऐसे कर लेंगे कि कनेक्ट करो, देखो ये चीज वहां पे भी बताई थी, ये चीज वैसी होती है। 90% सिलेबस आपका ऐसा ही है, बस 10% जो पीछे ये मेला कहाँ लगता है तो वो उसका जिले का नाम पता होना चाहिए, किसी की समाधि कहाँ है तो वो नाम पता होना चाहिए सीधा, वो बात अलग है। बाकी ये बहुत आसान है ना। तो मैंने आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है। अभी आप आज की डेट में 2 काम करेंगे अपने घर पर। पहला ये कि आप अपना मैप देखें, मैप देखने के बाद कोई एक सेक्शन अपने आसपास का पहले याद कर लें, देख लें उसको अच्छे से, उसको 2-3 बार रिवाइज कर लें घूमते फिरते, ऐसे ही कि मेरे आसपास कौन से जिले हैं, मैप के हिसाब से याद करें। ऐसा रखें कि अगर जबलपुर बात कर रहे हैं तो कटनी ऊपर और मंडला नीचे, और उससे राइट साइड में अनूपपुर, उमरिया और डिंडोरी पड़ेंगे, थोड़ा ऐसा। इंदौर के हैं तो इंदौर का देख लें, ग्वालियर है तो ग्वालियर, भोपाल के हैं तो जहां के भी आप हैं उसके आसपास का क्षेत्र आप देख लो। और दूसरा आप क्या करेंगे, आप ये 51, 52, 53 नंबर के जो 51st, 52nd और 53rd नंबर के जो जिले हैं उनके नाम अभी याद कर लो। क्लियर है? इनको मैं बहुत अच्छे से बाद में बताऊंगा आपको कौन से जिले हैं, ये कौन से नंबर पे बने, किससे अलग होके बने, कौन सी तहसील मिलाई गई और डेट क्या है इनकी फॉर्मेशन की, वो सब एक टेबल बना के आपको बता दी जाएगी। अगर यहां तक बात ठीक है तो एक चीज और एड ऑन करना चाहूंगा मैं आपको। जब ये आपको पूरा मैप याद हो जाए तो आपको इस मैप को एक रफ मैप में बनाते आना चाहिए, कि जब आप अपना कंटेंट तैयार करेंगे, जब आप नोट्स बनाएंगे तो वहां पर आपको ये जो मैप है ना ये इजीली बनाते आ जाए। तो आप मैप को मैं बताता हूं कैसे बनाएंगे। आप मैप को ऐसे बनाएंगे, केवल ये मैप बन गया, कोई जरूरत नहीं है पूरा डिटेल करने की, समझ गए। इस केवल इतने मैप को आप याद रखो, ऐसे बनाओ और काम खत्म कर दो। आपको खुद पता चल जाएगा कि ये ऊपर वाला जो क्षेत्र है ग्वालियर, भिंड, मुरैना वाला है, ये इंदौर वाला क्षेत्र है पूरा, उसके पास नीचे निमाड़ आ जाता है, यहाँ पर ये भोपाल के आसपास का क्षेत्र है, और इधर वाला जबलपुर ईस्टर्न मध्य प्रदेश है, और ये रीवा, पन्ना, सतना वगैरह, और ये टीकमगढ़, छतरपुर वगैरह, ये बात खत्म हो जाएगी। समझ गए? ऐसे याद करके खत्म कर देना, मैप बनाते आ जाना चाहिए। क्लियर? चलिए, ये तो हुई वो वाली बातें जो आपको करना है तैयारी
बेसिक पढ़ने के पहले अब मैं आपको बताता हूं, अगर हम एमपीजी के पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, अगर हम मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज, कहां का, मध्य प्रदेश का। ठीक है, मैंने आपको सिलेबस डिस्कस करते समय ये बहुत अच्छे से बताया है कि हमको कैसे पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स वगैरह पढ़ना है। पर अभी मैं बात करूं ना आपके सामने, तो पहले तो मैं आपको सबसे पहले एमपी कैसे बना, है ना, इसके फॉर्मेशन तक लेकर जाता हूं कि मध्य प्रदेश कैसे बना। कौन सा फॉर्मेशन, तो वो ज्योग्राफी वाला फॉर्मेशन। कैसा वाला, ज्योग्राफी वाला, है ना। उसके बाद अपन बात करेंगे कि जो पॉलिटिकल डिवीजन हुआ है कि जिले बने हैं, संभाग बने हैं, वो बात की बात करेंगे। अभी अपन भौगोलिक रूप से ये मध्य प्रदेश कैसा है उसकी बात कर रहे हैं। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि हम लोग स्टार्ट जब कर रहे हैं तो हम लोग पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश जीके, और मध्य प्रदेश जीके में भी जो हम स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी से। कहां से स्टार्ट करेंगे, ज्योग्राफी से। तो अगर ज्योग्राफी से स्टार्ट करना तो उसके पहले मैं आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन देने वाला हूं। मैंने अभी आपको बताया कि मैं ज्योग्राफिकल फॉर्मेशन बताने वाला हूं किसका, मध्य प्रदेश का। ठीक है, करें स्टार्ट। चलिए देखिए, सबसे पहले अगर मैं पूरे अतीत में ही चले जाऊं जहां पर समय भी नहीं था, वहां से अगर बात करूं, मैं आपको एक थोड़ी सी छोटी सी स्टोरी में बता देना चाहता हूं कि कैसे क्या हुआ है। अगर मैं बहुत अतीत में चले जाता हूं जहां पर समय भी नहीं है, तो उस समय अगर जब समय भी नहीं है, अगर ऐसी कंडीशन है, तो हम क्या बात करेंगे, हमारे पास एक बहुत घना, बहुत ज्यादा डेंस एक पार्ट था, एक पिंड था, एक ऑब्जेक्ट था। ठीक है ना, समझ गए क्या था ये, एक बहुत बड़ा तो नहीं था, छोटा ही था, लेकिन कैसा था, बहुत डेंस था, मतलब इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा थी, इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, और ये एक जगह लोकेटेड था। क्या होता है इसमें, इसको आपने बोला था सिंगुलैरिटी। क्या बोला था इसको, सिंगुलैरिटी। ठीक है, ये आपके पेपर के लिए इतना ज्यादा काम का नहीं है, बस मैं आपको एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देके आगे बढ़ना चाहता हूं। इसको एक एक बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर होता है विस्फोट। क्या होता है, विस्फोट। और जो विस्फोट हुआ उसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि विस्फोट जो था उसका नाम था बिग बैंग। क्या नाम था उसका, बिग बैंग। महाविस्फोट का सिद्धांत तो सुना होगा, बिग बैंग थ्योरी, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो ये जो आपके पास पिंड था ना, ये जो ऑब्जेक्ट था, ये कैसा था, तो आप बोलेंगे कि ये बहुत ज्यादा हाईली डेंस था, है ना। दूसरे नंबर पे दूसरी बात क्या बोलेंगे कि एट वेरी हाई टेम्परेचर। क्या था, टेम्परेचर इसका क्या था, बहुत ही ज्यादा था। क्लियर है, रेड हॉट हो रहा था, ये बिल्कुल लाल कलर का, रेड हॉट कलर का था, है ना। अब इसमें होता है विस्फोट। क्या होता है, विस्फोट। तो ये जो जिसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा थी, जब ये टूटता है ना, तो यहीं से टाइम की कल्पना शुरू की गई है। किसकी, टाइम की। इसके पहले कोई भी टाइम नहीं माना गया है, इसलिए मैं बोल रहा हूं, मैं आपको अतीत से लेकर आ रहा हूं कि यहां से टाइम स्टार्ट हुआ है। क्लियर, टाइम स्टार्ट हुआ और हमने माना कि ये जो विस्फोट हुआ है ये अराउंड 13.6 बिलियन ईयर अगो हुआ। कितना, बात समझ ही गए होंगे आप, 13.6 बिलियन साल पहले कोई एक ऐसा विस्फोट होता है जो होता है किसमें, ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी बोलते हैं इसको, एकक, उसके अंदर होता है। और वो एक पिंड था, जो पिंड बहुत ज्यादा डेंसिटी वाला था, बिल्कुल कंप्रेस्ड था ये, और बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर था। टेम्परेचर उसका क्या था, बहुत ज्यादा। और जब इसमें विस्फोट हुआ ना, तो क्या हुआ, इसके छोटे छोटे पार्ट्स एक दूसरे से दूर बिखरने लगे। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपने उपले देखे होंगे, है ना, हिंदी में इनको कंडे बोलते हैं। जब वो उपले को, उपला भी हिंदी है, जब उसको आप बहुत ज्यादा गर्म कर दो, बहुत ज्यादा गर्म मतलब वो आग लग रही है उसमें बिल्कुल, तो बिल्कुल लाल कलर का हो जाएगा। और आप उसको क्या कर दो, उसमें उसको पत्थर मार दो या उसको तोड़ दो। आप जब आप उसको तोड़ोगे तो उसके छोटे छोटे पार्ट्स बिखर जाते हैं। वो पार्ट्स जो बिखरते हैं वो भी अपने आप में रेड कलर के होते हैं। तो हुआ ये कि 13.6 बिलियन साल पहले जब हमारे इस ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी में महाविस्फोट हुआ, तो इसके कई सारे छोटे छोटे टुकड़े ऐसे स्पेस में क्या होने लगे, फैलने लगे, छोटे बड़े अलग अलग साइज के, कोई बड़ा कोई छोटा। अब आप ये सोचोगे कि ये जो था इसका साइज इतना बड़ा और फिर ये इतने बड़े बड़े कैसे बन गए, तो बिल्कुल बने। ये कैसा था, हाईली डेंस, बहुत ज्यादा कंप्रेस था, इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा थी, इस वजह से ये छोटा सा था। जब ये टूटा तो इसके बहुत सारे पार्ट्स बने, बहुत ज्यादा दूर बिखर गए। और इससे हमारा यूनिवर्स में जो आज आपको तारे वगैरह, जो आपको स्टेरॉइड्स दिखते हैं, आपको जो क्षुद्र ग्रह वगैरह जो दिखते हैं, हमारे प्लेनेट्स, हमारा सौर मंडल, हमारा जो अपनी पूरी आकाशगंगा जो मिल्की वे है, वो पूरा केवल इस पिंड से बना हुआ है।
और जब ये टूटा तो उसके बाद हमने बोला कि अब टाइम स्टार्ट हुआ है ना। और ये सब फैलते गए, एक दूसरे से दूर फैलते गए। अब जब दूर फैल रहे थे तो उसी में एक चीज होती है, और वो क्या होती है, तो यहां पर एक बनती है हमारी आकाशगंगा। क्या बनती है? आकाशगंगा। क्लियर है ना, जिसको अपन ने मिल्की वे बोला, दुग्ध मेखला बोलते हैं। हमारी आकाशगंगा बनती है जिसमें कई सारे सौरमंडल आए। कई सारे सौरमंडल मतलब बहुत सारे उसमें सोलर सिस्टम बने। उन सोलर सिस्टम में हमारा एक सोलर सिस्टम आया, और वो सोलर सिस्टम के केंद्र में हमारा था सूर्य। कौन था? सूर्य। और इसके आसपास क्या होने लगा? इसके आसपास बाकी के जो ग्रह थे वो क्या करने लग गए? परिक्रमा करने लग गए। क्या ये बात समझ में आई? तो हम बात कहां से कहां पहुंचा रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि ये ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी थी। क्या थी? ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी थी। वो टूटी, बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे पिंड बने। पिंड बनने के बाद हम केवल अपने सोलर सिस्टम की बात कर रहे हैं, हमारा सोलर सिस्टम। ठीक है यहां तक? चलिए, अब जब हमारे सोलर सिस्टम की बात करेंगे तो ये हमारा सूर्य है। क्या है ये? हमारा सूर्य। हमारे सोलर सिस्टम के या हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं उनके सेंटर में, एक्चुअल में फिजिक्स की लैंग्वेज में ये सेंटर में नहीं है, ये फोकाई पर होता है, पर मान लेते हैं ये अपना क्या है? सूर्य है। और यहां पर क्या होंगे? यहां पर दूसरे ग्रह इसकी क्या कर रहे होंगे? परिक्रमा कर रहे होंगे। ये क्या है? तो ये आपके डिफरेंट प्लैनेट्स हैं। अब डिफरेंट प्लैनेट्स होंगे तो उसमें एक अर्थ भी होगी, हाँ है ना, तो उसमें अपनी अर्थ भी आएगी। चलिए, ये सन हो गया, ये सन हो गया। तो जब सूर्य बना और हमारा जो ये सोलर सिस्टम बना, तो वो लगभग जो टाइम पीरियड था वो था 4.54 बिलियन साल पहले। कब का है ये? 4.54 बिलियन ईयर अगो। अब आप बोलेंगे ये क्या हुआ, ऊपर 13.6 लिखा था और अचानक ये इतना नीचे क्यों? भाई साहब, जब आपने ये महाविस्फोट का सिद्धांत किया, महाविस्फोट जब हुआ तो टाइम पीरियड इतना पुराना टाइम था। फिर उसके बाद वो क्या हुआ, सब एक दूसरे से धीरे 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 दूर फैल रहे थे और अपने आप को सेटल कर रहे थे। जब सेटलमेंट हुआ, अपना ये जो सोलर सिस्टम बना, तो सोलर सिस्टम का सूर्य कितने साल पहले? 4.54, 4.5 बिलियन साल पहले हमारा सूर्य बना। और क्योंकि सूर्य बना तो उसके बाद में कौन? अर्थ भी बनी होगी। तो अर्थ भी हमारी अप्रोक्स उसी समय बनी, पर हम इसको मान लेते हैं 4.5 बिलियन ईयर को। क्लियर है क्या ये बात? है ना, ये अपनी क्या हो गए? ये फॉर्मेशन हो गए। हमारा सोलर सिस्टम बन जाता है। हमारे सोलर सिस्टम के बाद क्या बन जाता है? सूर्य। सोलर सिस्टम बनेगा तो सूर्य बन जाएगा। सूर्य बन जाएगा तो उसके अंदर क्या बन गई? अपनी अर्थ भी, और अपने सारे प्लेनेट बन जाएंगे। क्या ये बात ठीक है यहां तक? है ना? ठीक। चलिए, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये बात तो यहां तक समझ में आ गई होगी कि आपको अर्थ बन गई। लेकिन अभी अर्थ की स्थिति क्या है? अर्थ जो है ना, अभी क्योंकि टूटी है इस बड़े से पिंड से, जो पूरा रेड कलर का लाल हो रहा था, बहुत ज्यादा गर्म था, तो हमारी अर्थ अभी क्या है? अभी हमारी अर्थ गर्म है, रेड कलर की है। ठीक है, अब अर्थ का आगे क्या होगा? मान लेते हैं ये हमारी अर्थ है। क्या है? ये अर्थ है। ये अर्थ धीरे धीरे ठंडी होने लगेगी। क्या होगी? ये ठंडी होगी। अब ठंडी होगी तो इसके ऊपर वाली जो सतह है, ऊपर वाली जो सतह है वो कहलाएगा क्रस्ट। क्या कहलाएगा? क्रस्ट। ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं भूपर्पटी। क्या बोलते हैं? भूपर्पटी। क्या ये बात ठीक है? मैं बहुत शॉर्ट में स्टोरी खत्म कर रहा हूं क्योंकि वो आपके सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, लेकिन अब जो आएगा वो आपके पेपर में पूछा जाता है। ये आपकी अर्थ थी। अर्थ को धीरे धीरे क्या हुई? ठंडी हुई, और ठंडी होकर क्या बन गई? अपनी क्रस्ट बन गई। फिर इस पे क्या आए? तो माइक्रो बैक्टीरियाज वगैरह, जिसको अपन बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया वगैरह। ठीक है, बैक्टीरियाज वगैरह आए, और इन बैक्टीरिया ने यहाँ पर क्या किया? यहाँ पे बहुत सारी बैक्टीरियल रिएक्शंस हुई, और रिएक्शंस की वजह से हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन और बाकी गैसेस भी आ गई। क्या ये बात क्लियर है? रिएक्शंस होने से क्या आ गई? ऑक्सीजन वगैरह आ गई। ऑक्सीजन आ गई, हाइड्रोजन हमारे यहाँ प्रेजेंट थी, तो हमने क्या बोल दिया? ऑक्सीजन हाइड्रोजन मिलकर हमारे यहाँ पे क्या बन गया? पानी बन गया। इस तरीके से आपको पृथ्वी पर पानी भी मिल रहा है। क्या ये बात ठीक है यहां तक? इससे कोई आपका अब ज्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन अब मैं जो बताने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हुआ ये कि ये जो हमारी अर्थ थी ना, इस अर्थ की अगर अपन बात करें तो अर्थ के बीच में यहां पर एक भाग था जो लैंड वाला पार्ट था। कौन सा वाला पार्ट था? लैंड वाला पार्ट। ठीक है, इसको पृथ्वी, जो धरातल होता है वो। और बाकी जगह, अभी आपने बोला क्या आ गया था? पानी आ गया था। तो बाकी जगह क्या बन जाता है? बाकी जगह बन जाता है वाटर। ठीक है क्या ये बात? है ना? अब आप मुझे बताइए कि जब पृथ्वी ठंडी हो रही होगी, कोई भी चीज जब ठंडी होती है तो सबसे पहले उसकी ऊपर वाली परत ठंडी होती है। तो ये जो क्रस्ट जो बना था, ये उसकी सबसे ऊपरी परत थी। कौन सी थी ये? सबसे ऊपरी परत। क्लियर है? टॉप लेयर, जो टॉप मोस्ट लेयर होती है जिसपे हम लोग अभी रहते हैं, वो है ये। लेकिन पृथ्वी अभी भी अंदर से ना गर्म है,
भले ही वो 4.5 बिलियन साल पहले की बात हो, लेकिन पृथ्वी अभी भी अंदर से कैसी है, गर्म है। यह बात आपको याद रखना है। चलिए, तो हुआ ये कि ये जो लैंड वाला पार्ट था, इसको आपको यहां से नाम याद रखना स्टार्ट करना पड़ेंगे कि लैंड वाला जो पार्ट था ना, उसको अपन ने बोला था पेंजिया। क्या बोला इसको? अपन ने बोला पेंजिया है ये, ठीक है। लैंड वाला पार्ट क्या कहलाया? तो पेंजिया कहलाया। और जो हमारा वाटर वाला पार्ट था, जो कि बहुत बड़ा था, उसको हमने बोला पेंथालसा। क्या बोला? पेंथालसा। ठीक है क्या ये बात? ये दो नाम याद रखिए आप। हमारी पृथ्वी पर क्या हुआ स्टार्टिंग में कि हमारी पृथ्वी पर जब पानी आया तो एक जो बीच वाला पार्ट था वो सब कैसा था? वो पूरा लैंड वाला पार्ट था, ठीक है। ये लैंड वाला पार्ट हो गया। और जो आपका वाटर वाला पार्ट था वो ये बाहर वाला पार्ट, इसको आप बोलते हैं पेंथालसा। क्या बोलते हैं? वाटर वाले पार्ट को पेंथालसा और लैंड वाले पार्ट को आप बोलते हैं पेंजिया। यहां तक ठीक? चलिए, उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो अब हम अपनी पृथ्वी को देखते हैं, ठीक है। पृथ्वी ब्लू है ना, ब्लू बना देते हैं, ठीक है क्या। ये हमारी क्या हो गई? पृथ्वी हो गई, ठीक है। वाला जो पोल्स आएंगे, हमारे जो ध्रुव आते हैं, वो थोड़े से चपटे हैं। ये पृथ्वी के बारे में बात याद रखना आप। अगर मैं बात करूं इस पृथ्वी की, तो हुआ ये, अभी हमने क्या बोला था, एक छोटा सा और मैं आपको बना के बता देता हूं। हमने जो पृथ्वी बनाई तो हमने ये बोला था कि ये पृथ्वी बना दी, ठीक है। ये पृथ्वी है और इसके अंदर आप बोल रहे हैं कि एक और हमारे पास क्या है, यहां छोटा सा अंदर क्या था, इसको मैं अलग कलर से बना देता हूं। ये लो, ये अंदर क्या था? ये था आपका कौन सा वाला पार्ट? ये वाला आपका पार्ट था पेंजिया वाला। कौन सा वाला था? पेंजिया। और यहां पे सब जगह क्या था? ब्लू कलर का, ये तो ब्लैक बना गया, वाटर है ये क्या था? वाटर। वाटर को अपन क्या बोल रहे थे कि हमारा पेंथालसा था, बोला था। अब हुआ ये कि जब पृथ्वी रेगुलर क्या होगा, पृथ्वी पे अब पानी आ चुका है, पृथ्वी पे सीजन स्टार्ट हो चुके हैं, पृथ्वी पे सीजन स्टार्ट होंगे तो ऊपर वाली जो सरफेस होगी वो अलग अलग एटमॉस्फेरिक कंडीशन में रहेगी। कभी हवाएं बहुत ज्यादा चल रही होगी, सनलाइट बहुत ज्यादा मिल रही होगी, कभी पानी जो है उस पर बहुत ज्यादा होगा, है ना। तो ऊपर वाला जो पोर्शन होगा, जो हमारा क्रस्ट है, उसको डिफरेंट एटमॉस्फेरिक कंडीशन मिल रही है, तो वो उसके फैक्टर होंगे। और कुछ हमारी अर्थ के इंटरनल फैक्टर होंगे, जैसे क्योंकि हमारी पृथ्वी अंदर से अभी भी गर्म है और कोई चीज जब गर्म होती है तो वो एक्सपांड करती है, अभी भी फैल रही है, प्लस गर्म है और अंदर से जो मटेरियल है, जो हमारे मेटल्स वगैरह है, वो लिक्विफाई कंडीशन में है, लिक्विड स्टेट में है। तो जब पृथ्वी सूर्य के अराउंड चक्कर लगा रही थी, रिवॉल्यूशन कर रही थी, उसकी परिक्रमा कर रही थी, तो वो क्या कर रही थी, अपने जो अंदर जो अपने मटेरियल है या जो अपना जो अंदर मोल्टन मेटल है, वो मोल्टन मेटल हिलता है ना। वो भी क्या करता है, आप एक बाल्टी में पानी भरिए और बाल्टी को हिलाइए तो पानी भी ऐसा करेगा, रोटेट करेगा। तो एक इंटरनल फैक्टर होता है और कुछ बाहर फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर, जिसको मैंने अभी आपको बताया, जैसे पानी हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, हवा हो गई। ये सब क्या करते हैं, ये जो हमारा पेंजिया था, इसको इसके अंदर से इंटरनल क्रैक आ जाते हैं। जो इंटरनल फोर्सेस होते हैं उसकी वजह से हमारे पेंजिया में क्रैक आ जाता है। और जब पेंजिया में क्रैक आता है तो हमारा पेंजिया दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। कितने पार्ट में? दो पार्ट में, ठीक है। पेंजिया जब दो पार्ट में डिवाइड होता है तो एक पार्ट इसका जो ऊपर वाला बनता है, इसको आपने बोला अंगारा लैंड। क्या बोला इसको आपने? अंगारा लैंड, क्लियर है। और जो नीचे वाला पार्ट था, इसको आपने बोला गोंडवाना लैंड। क्या बोलते इसको आप? गोंडवाना लैंड, ठीक है क्या। ये दोनों आपके पास क्या हुए, आपने जो पेंजिया था उसको आपने डिवाइड कर दिया, किसमें? अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में। अब क्या होगा, यहां सभी जगह बाहर क्या था? पानी भरा हुआ था। ये पूरा क्या था? ये पूरा आपका पानी था, ठीक है। तो ये पानी जो था ना, ये धीरे धीरे अभी दरार बन गई तो इसके अंदर भी चले जाएगा, क्लियर। अभी भी बाहर वाला जो पोर्शन होगा, बाहर वाले पोर्शन को आप अभी भी क्या बोलेंगे? पेंथालसा, ठीक है। और जो ये नया एक समुद्र बना बीच में, ये वाला, क्योंकि दो अलग अलग पार्ट हो गए हैं, अंगारा अलग चले गया, गोंडवाना अलग चले गया। अंगारा कौन से वाले का पार्ट था? नॉर्थ साइड वाले आने का। और गोंडवाना कौन सा था? जो साउथ साइड में गया था। तो ये जो बीच में आया ना, ये जो बीच में, ये भी एक तरीके का समुद्र बना। इसको अपन ने नाम दिया था टेथिस सी। क्या नाम दिया था? टेथिस सी, टेथिस सागर बोला गया इसको, ठीक है। और जिनको जानकारी होगी, आगे चलकर, हमारे सिलेबस में नहीं है क्योंकि हिमालय हमारे यहाँ नहीं पड़ता है, अगर अदरवाइज आपको ये बताते हैं कि टेथिस सी ही आगे जाकर किस में कन्वर्ट हो जाता है? हिमालय में। या ये बोल दीजिए कि हिमालय जो आज की डेट में बना हुआ है वो किस जगह पे बना हुआ है, तो जहां पर टेथिस सी हुआ करता था वहां पर आज हिमालय है, क्लियर। एक टाइम वो समुद्र हुआ करता था, आज विश्व की सबसे ऊंची चोटी या सबसे ऊंचा स्थान है।
ठीक है, चलिए उसकी बात नहीं करना है अपन को, इसकी बात कर रहे हैं। ये दो पार्ट में क्यों डिवाइड हुआ था? क्योंकि इंटरनल जो फोर्सेस थे वो काम कर रहे थे, तो ये पेंजिया आपका अंगारा और गोंडवाना में डिवाइड हो गया। और अगर अपन आगे देखें, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा के देखें तो देखिए अब क्या हुआ जब वो डिवाइड हुआ, क्या हुआ जब वो डिवाइड हुआ। हमारी ये पृथ्वी है, इसको थोड़ा साइड में बनाओ ताकि अरे ठीक है, यहां पे अपन समझ लेते हैं इनको कि क्या हुआ है। चलिए अब मैं रफ डायग्राम बना रहा हूं, आप केवल समझते जाइएगा, देखते जाइएगा। हमारी पृथ्वी के दो पार्ट हुए थे। एक को आपने बोल दिया था ऊपर वाला जो है वो क्या बन गया है, तो ऊपर वाला अंगारा बन गया। नीचे वाला क्या बन गया, तो नीचे वाला गोंडवाना बन गया। और यहाँ जो पानी आ गया उसको आपने बोल दिया है कि ये हमारा टेथिस सी हो गया है। ठीक है, यहां तक बात। चलिए उसके बाद आगे की बात करते हैं कि ऊपर वाला अंगारा, नीचे वाला गोंडवाना। अब क्या होता है, वो जो इंटरनल फोर्सेस जो काम कर रहे थे, इंटरनल फैक्टर्स जो काम कर रहे थे ना, वो अभी भी काम कर रहे हैं। अभी भी हमारी पृथ्वी अंदर से कैसी है, गर्म है। तो इंटरनल फैक्टर जब काम कर रहे होंगे तो गोंडवाना और अंगारा को वो और पार्ट में डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो क्या होगा, आपका अंगारा जो है वो अंगारा कुछ इस तरीके से टूट जाएगा और हमारा गोंडवाना भी कुछ ऐसे टूट जाएगा। ठीक, चलिए अभी इसको इतना ही रखेंगे। गोंडवाना और अंगारा टूट गए। अंगारा के दो पार्ट बने, ये आपका नॉर्थ अमेरिका बनेगा बाद में, और ये आपका बनने वाला है आपका यूरोप वाला पार्ट थोड़ा सा। ठीक है, ये वाला पार्ट आपका जो बनेगा वो बनेगा साउथ अमेरिका वाला। कौन सा वाला, साउथ अमेरिका वाला। और इसको आप क्या बोलेंगे, तो ये जो था ये था अपना इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट। ये कौन सी प्लेट थी, इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट। क्लियर ये बात, ठीक है। क्या होता है, अभी भी वो एक्टिविटीज जो थी, जो इनके डिवीजन की एक्टिविटी थी, वो मतलब जो इनमें इंटरनल जो फोर्स लग रहे थे वो तो काम करता ही रहेगा। इंटरनल फोर्सेस तो आज भी लगते हैं, आपको पता है भूकंप वगैरह आते हैं जो कि अभी अभी बहुत ज्यादा आ रहे हैं, है ना। तो भूकंप आने का केवल एक कारण नहीं होता है कि ह्यूमन ने जो चेंजेस किए हैं वो उसकी वजह से आ रहे हैं, नेचुरल कॉज भी होते हैं, हमारे इंटरनल फोर्सेस भी काम करते हैं। तो इंडो ऑस्ट्रेलियाई जो प्लेट है ये फिर डिवाइड हो जाएगी। तो जो ऊपर आपका नॉर्थ अमेरिका है वो नॉर्थ अमेरिका रहेगा, जो यूरोप वाला पार्ट है यूरोप रहेगा, नीचे जो आपका साउथ अमेरिका अमेरिका रहेगा। और यहां पे आपका क्या बनेगा, तो यहां पे बनेगा आपका एक ऑस्ट्रेलिया वाली प्लेट अलग। क्या बन जाएगी, ये ऑस्ट्रेलियाई वाली प्लेट। ठीक है, ये बात ऑस्ट्रेलियाई प्लेट बनेगी। ठीक है, और ये जो बनेगी ये हमारी कौन सी प्लेट बनने वाली है, इंडियन प्लेट। कौन सी बनेगी, ये इंडियन प्लेट। अब आप ये बात ध्यान रखिएगा, हमेशा भूलना नहीं, गोंडवाना के पार्ट में चल रहा है इंडिया, गोंडवाना के पार्ट में इंडिया चल रहा है। ठीक है, और क्या होगा, तो धीरे से अब मूवमेंट तो हो ही रहे लगातार। तो ये जो हमारी ऑस्ट्रेलिया वाली प्लेट है वो इस साइड निकल जाएगी और हमारी इंडिया वाली प्लेट है वो जो थोड़ी ऊपर चली जाएगी। इंडियन या इसको एशियन प्लेट भी बोला गया है। तो अल्टीमेटली आज की डेट में आपके पास यहाँ पे है नॉर्थ अमेरिका, उसके नीचे है आपके पास साउथ अमेरिका, यहाँ आपको पूरा यूरोप वगैरह दिख जाएगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा अफ्रीका, यहाँ पे आपको मिल जाएगा इंडिया, ये आपकी और ये आपका ऑस्ट्रेलिया। क्लियर है, थोड़ा इन दोनों को, ये आपका ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट। मैंने बहुत रफ बनाया है, इंडिया को थोड़ा बड़ा जानबूझ के बनाया। अब देखते हैं, ये इनके नामकरण कर देते हैं। ये आपका है नॉर्थ अमेरिका, ये है आपका साउथ अमेरिका, ये कौन है, तो ये है आपका अफ्रीका। क्लियर, और ये कौन है, तो ये ऊपर वाला कुछ पार्ट यूरोप और कुछ पार्ट इसके अंदर एशिया का भी आएगा। तो इन दोनों को कंबाइन, क्योंकि हमारी प्लेट जो है जो ये इंडियन प्लेट थी वो इस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रही थी, तो वो यूरोपियन प्लेट पे जाकर टकरा गई थी। इसलिए आज की डेट में जो हमको प्लेट दिखती है वो दिखती है यूरेशियन प्लेट। कौन सी दिखती है, यूरेशियन प्लेट। ठीक है, यूरेशियन प्लेट। ठीक है ये बात, लेकिन आप, ठीक है यूरेशियन क्यों बोला, यूरोप और एशिया दोनों इसमें। लेकिन आप इसमें एक चीज देखो, क्या देखोगे कि ये जो हमारी इंडियन प्लेट थी या जो एशियन प्लेट थी वो ऊपर की तरफ गई है। अल्टीमेटली वो थी किधर, साउथ वाले पार्ट में, और साउथ वाला पार्ट कौन था, गोंडवाना का। कौन सा वाला पार्ट था, गोंडवाना का। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो मेरा इंडिया वाला पार्ट है जो नीचे से अब नॉर्थ की तरफ जा चुका है, एक्चुअल में ये वाला जो पार्ट है ये
गोंडवाना का हिस्सा था। किसका था? गोंडवाना का। अब यहां से शायद आपको ये बात क्लिक करके ये कर रही होगी कि आप जब एमपी पढ़ने स्टार्ट करते हैं या एमपी पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा रहता है कि मध्य प्रदेश गोंडवाना लैंड का हिस्सा है या मध्य प्रदेश गोंडवाना पार्ट के अंतर्गत आता है। तो आप समझ गए होंगे कि हम रहते उत्तर में हैं। हम किधर रहते हैं? नदर्न हेमिस्फीयर में। लेकिन हम है किसके हिस्से? गोंडवाना के। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारी अर्थ जो है उसके दो पार्ट हुए, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड। गोंडवाना गया साउथ की तरफ। जब साउथ की तरफ जाता है तो साउथ की तरफ जाने में गोंडवाना के फिर पार्ट होते हैं। इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट बोल लीजिए, एशियन प्लेट बोल लीजिए उसको, और वो फिर किधर की तरफ जाती है? ऊपर की तरफ। वो किसमें मर्ज हो जाती है? वो यूरोप के साथ में मर्ज हो जाती है, जिसको अपन बोलते हैं यूरेशियन प्लेट। तो हमारा गोंडवाना लैंड का ही तो हिस्सा था जो हम ऊपर चले गए, है ना। चलिए, ये बात मैं आपको समझाना चाहता था क्योंकि यहां से आपको पहला क्वेश्चन शायद समझ में आएगा कि ये गोंडवाना लैंड जो लिखा है तो मध्य प्रदेश के लिए लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश जो है वो गोंडवाना का हिस्सा है, पार्ट ऑफ गोंडवाना है मध्य प्रदेश। क्लियर? एक बात मैं आपको और बता दूं यहीं से कि जब आप ये पढ़ रहे हो तो ये जो आपने बोला ना कि ये हमारा पेंथालसा होगा, ये आपका क्या था? ये था आपका पेंथालसा। यही पेंथालसा बाद में जो ये आपको दिख रहा है आज की डेट में बहुत बड़ा, जो मध्य पूरे वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा आपका ओशन है वो बनता है ये। आपसे कोई पूछे पैसिफिक ओशन जो है, पैसिफिक ओशन, उसका पुराना नाम क्या था? तो आप बोलेंगे उसको पेंथालसा बोला जाता था। क्या बोला जाता था? पेंथालसा। चलिए, अगर यहां तक बात क्लियर हो आपको तो अब हम हमारे मेन पॉइंट पर आते हैं जो हमको पढ़ना है। ठीक है, चलिए, समझ गए हो? ये सारी बाकी जगह पे क्या मिलेगा? तो आपको बाकी जगह पे सभी जगह पानी मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? ये सब वाटर है, ये पूरा वाटर, ये। ठीक, चलिए, अब फिर से मैं आपको एक चीज बता दूं। अगर हम अर्थ बनाते हैं, क्या बनाते हैं? अगर हम अर्थ बनाते हैं तो अर्थ को अब हमको समझना कैसे, पढ़ना कैसे, उसकी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। ठीक है, अच्छे से बना देते हैं। ये आपकी अर्थ है। हमने ये बोला कि इस पर कुछ पार्ट आ गया जो हमारा लैंड वाला पार्ट है और कुछ पार्ट है जो हमारा वाटर वाला पार्ट है। उसमें से हमको जो फोकस करना है वो करना है हमारे इंडिया के ऊपर। अब इंडिया के ऊपर जब पढ़ेंगे ना, इंडिया को पढ़ेंगे उसके पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता देता हूँ। इस मैप में कोशिश करूंगा, इस डायग्राम में मैं अधिकतर चीजें यही बना दूं ताकि आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, अलग अलग डायग्राम ना बनाना पड़े आपको भी। देखिएगा, हम अब पढ़ने जा रहे हैं कुछ ऐसी चीजें जो आपके कहीं पर भी काम आएंगी। जैसे इनको बोला जाता है लेटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। क्लियर? हिंदी में इनको क्या बोलते हैं? तो लेटिट्यूड्स को बोलते हैं अक्षांश और इसको बोला जाता है देशांतर। ठीक है, ये बात पढ़ना है अपन को। ठीक, देखो, ये हमारी पृथ्वी है। हमने क्या किया? हमने ये किया कि हमारी पृथ्वी को हमने पहले हॉरिजॉन्टली डिवाइड किया। कैसे डिवाइड किया? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल डिवीजन मतलब काम कर इससे कुछ ऐसा। ठीक है, ये अपने ने इसको डिवाइड कर दिया। दिख रहा है ये आपको? अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि हमारी पृथ्वी दो पार्ट में डिवाइड हो गई। ऊपर वाले पार्ट को हम बोलते हैं नदर्न हेमिस्फीयर। क्या बोलते हैं? नदर्न हेमिस्फीयर। यहां से आपका एमपीजीके का क्वेश्चंस पेपर में जो आते हैं वो सीधे चालू हो गए। इसको आप बोल रहे हैं नदर्न हेमिस्फीयर। और ये क्या हो गया? तो इसको आप बोल देंगे कि ये अपना होता है सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध ऊपर वाले को, और इसको बोल देते हैं दक्षिणी गोलार्ध। बहुत सारे लोगों ने आपने ये बात सुनी होगी, गोले का आधा है तो इसको अपन बोल देते हैं गोलार्ध। ठीक, हमारा मेन उद्देश्य क्या था? क्योंकि हमारे पास है ना 70% से ज्यादा, या इसको ऐसे लिखो 2/3 से ज्यादा अपने पास वाटर है ना, और 1/3 से भी कम अपने पास लैंड पार्ट। ठीक है, ये बात अपन को पता है, ऐसा है अपने पास। तो अगर मुझे कहीं का लोकेशन बताना होती, मुझे किसी चीज को बताना होता कि ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो मैं उसका हर जगह का नाम नहीं रख सकता, क्योंकि मैं वाटर में किसी का नाम नहीं रख सकता हूँ, है ना। तो हमने क्या किया? हमने किसका सहारा लिया? लेटीट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड का सहारा लिया। हमने बोला कि अगर लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड बन जाते तो अपना काम चल जाएगा।
तो मैं अभी आपको इस मैप में बना के बता रहा हूँ, इस डायग्राम में बता रहा हूँ लेटीट्यूड। क्या बता रहा हूँ? लेटीट्यूड। अब आप बोलो कि लेटीट्यूड कैसे याद रखेंगे? इसको पहली बात तो बोलते हैं अक्षांश। क्या बोलते हैं? अक्षांश। तो अक्ष से याद रखना कि जो हमारा एक्स एक्सिस होता है ना, वो वाला अक्षांश। और अगर ऐसे याद नहीं रखना है तो मैं इसको ज्यादा बेटर तरीके से, लेटीट्यूड का मतलब लेटीट्यूड, लेटा हुआ। हिंदी में इसको याद रख लीजिए, लेटीट्यूड लेटा हुआ। तो लेटते कैसे हैं? ऐसे हॉरिजॉन्टली, है ना? तो ये लेटीट्यूड्स कहलाता है। हमने क्या किया है, हमने लेटीट्यूड जब बनाए तो हमने टोटल कितने लेटीट्यूड बनाए? तो हमने बनाए हैं इस नदर्न हेमिस्फीयर में 90 और सदर्न हेमिस्फीयर में 90। कितने बनाए? नदर्न हेमिस्फीयर में 90 बनाए और सदर्न हेमिस्फीयर में 90 बनाए। अगर आप बोलो तो मैं इसको आपको थोड़ा सा एक उससे बता देता हूं, आपको ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। लेटीट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड की अगर हम बात करें तो मैं आपको ज्यादा बेटर कौन सा बता दूं, ये वाला है। ठीक है, अभी देखते हैं अपन इसको। ठीक है, ये देखिए, चलिए इसको समझिए जरा आप। क्या दिख रहा है आपको? एक आपको दिख रहा है जो हमने ये पृथ्वी के बीचों बीच एक लाइन खींची है ना? ये आपको लाइन दिख रही है। आप इसको बोलोगे कि ये कौन सी लाइन हो गई जो हॉरिजॉन्टल लाइन खींची हुई है? ये हो गई आपकी जो पृथ्वी को दो बराबर भाग में बांट रहा है। ये आपका ये नॉर्थ हो गया और ये आपका साउथ हो गया। तो इसको आप बोलते हो नदर्न हेमिस्फीयर और इस नीचे वाले को आप बोलते हो सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है यहां तक। फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, आपने कितना बोला? ऊपर 90 पार्ट है और नीचे भी 90 पार्ट है। आपने बोला ये 1 लेटीट्यूड होगा, ये 2 डिग्री होगा, ये 3 डिग्री होगा। ऐसे करते करते एक लेटीट्यूड आपका ये हो गया, ये 30 दिख रहा है, ये 60 दिख रहा है, ये अराउंड मान लीजिए आप ये 15 डिग्री लेटीट्यूड। ये कितना हो गया? तो ये 30 डिग्री लेटीट्यूड। ये कितना हो गया? तो ये 45 डिग्री लेटीट्यूड। ये कितना हो गया? तो ये 60 डिग्री लेटीट्यूड। और ऊपर आपको एक मिलेगा, वो मिलेगा 90 डिग्री लेटीट्यूड। क्लियर है? ऐसे ही नीचे की तरफ भी होंगे। तो फिर अगर सेम है तो फिर हमने इनको नाम कैसे रखा? तो मैं आपको इसका नाम रखना बताता हूं। कैसे नाम रखेंगे आप बोलेंगे कि जब हम इनको बना रहे थे तो हमने क्या किया था, ऊपर वाला नदर्न हेमिस्फीयर बना था और नीचे वाला सदर्न हेमिस्फीयर। तो जो लेटीट्यूड जिस वाले क्षेत्र में पड़ता है, मतलब नॉर्थ वाले में पड़ेगा, तो उनके अगर अपन आगे लगा देंगे नॉर्थ, उनके आगे अपन क्या लगा देंगे? नॉर्थ। क्लियर है ये बात? इनको सबको बोल दिया जाएगा कि ये नॉर्थ लेटीट्यूड है। और अगर साउथ की बात करें तो साउथ में जैसे यहाँ पे लिखा है 30, तो ये हो गया 30 डिग्री एस, ये हो गया आपका 60 डिग्री साउथ, ये हो गया आपका 90 डिग्री साउथ। और बीच में ये 60 और 45 वगैरह बना लीजिएगा आप, 15 और 45। ये बात क्लियर है? ऐसे बनते हैं आपके लेटीट्यूड्स। जो आप इनको बोलोगे कि ये कैसे है, ये क्या है, तो ये है आपके अक्षांश। ठीक, वहीं पे हम बात करें, ये मैं अभी और आ रहा हूं इनके बाद, इनको डिटेल करके बताऊंगा आपको। वहीं पे हम बात करें लॉन्गिट्यूड्स की। किसकी बात करें? लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं? तो ये होते हैं देशांतर। ये क्या होते हैं? देशांतर। जो खड़ी लाइन होती है, कौन सी वाली लाइन? खड़ी वाली लाइन। खड़ी वाली लाइन जो आपको कैसी होगी? पृथ्वी पर खड़ी खड़ी लाइन दिखाई देंगी। एक्चुअल में ये सीधी लाइन नहीं होती, कर्व्ड होते हैं। कैसे होते हैं? कर्व्ड। जरा ध्यान से देखिए, ये देखिए सभी यहां से शुरू हो रहे हैं। कहां से शुरू हो रहे हैं? सबकी सब शुरू हो रहे हैं आपके नॉर्थ पोल से। कहां से शुरू हो रहे हैं? नॉर्थ पोल से। नॉर्थ पोल से शुरू हुए तो एक ये निकल गया, है ना? एक मिनट, नॉर्थ पोल से शुरू हुआ तो एक ये पीछे की तरफ चले जाएगा, मिल जाएगा। फिर एक ये मिल जाएगा पीछे की तरफ, फिर ये चले जाएगा। दिख रहा है? इस तरीके से हमने अपनी अर्थ को, जब ये एक लाइन खींची थी, एक ये लाइन खींची थी, तो हमने अपनी अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था। कितनी पार्ट में? दो पार्ट में। इसके इधर वाला जो पार्ट था वो पार्ट बना ईस्टर्न हेमिस्फीयर। कौन सा बना? ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है। और इधर वेस्ट वाले पार्ट में कौन सा बना? तो इधर बनता है आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर। क्लियर है ये बात? है ना? ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा और ये वाला वेस्टर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा। अब क्या होता है, ईस्ट साइड में जाओगे तो 1 2 3 4 5 6 कहां तक? तो ये मिलेगा आपको 180 तक। कहां तक? 180 तक। देखो जरा, दिख रहा है? ये वाली लाइन जीरो वाली लाइन होगी, फिर धीरे धीरे 1 2 3 ये आ गई आपकी 30 वाली लाइन, फिर आपकी 60, फिर आपकी 90, फिर इसके पीछे, ये अर्थ के पीछे वाला है,
फिर 150, फिर 180। तो आपके पास टोटल ईस्ट साइड में कितने साइड में, किसके साइड में, मतलब ईस्टर्न हेमिस्फीयर में कितने लॉन्गिट्यूड्स होंगे, 180। वैसे ही अगर आप वेस्टर्न साइड में देखेंगे, किधर देखेंगे, वेस्टर्न साइड में, तो वेस्टर्न साइड में भी देखो ये आपको दिख रहा है 30, ठीक है, ये आपका हो गया 60 डिग्री, फिर आपका 90 डिग्री, 90 डिग्री के पीछे 120, फिर उसके बाद 150 और उसके बाद इसका भी कौन सा 180। क्लियर। तो अगर वेस्टर्न पार्ट में भी बात करें तो टोटल कितने पार्ट हो गए, 180 हो गए। तो आप बोलिए कि आपके पास टोटल देशांतर कितने हो गए, तो आप बोलेंगे कि 180 ईस्ट साइड में और 180 वेस्ट साइड में, मतलब टोटल कितने हो जाएंगे, 360। हाँ या ना, आप बोलेंगे टोटल कितने हो जाएंगे, 360 हो जाएंगे। ठीक। अगर हम बात करें अक्षांश की, किन की बात करें, अक्षांश की, तो ये कितने होंगे, तो 90 ऊपर है और 90 नीचे है, लेकिन एक लाइन जीरो वाली भी है। 90 तो 1 से 90 तक ऊपर है ना, और एक लाइन जीरो वाली भी है। तो टोटल अगर मैं आपको बात करूं तो आप अक्षांश बोलेंगे कि वो कितने होते हैं, तो वो होते हैं 181। अब कई बार बुक में ऐसा लिखा रहता है कि ये जो ऊपर नॉर्थ पोल है ना, ये केवल एक पॉइंट है, ये कोई लाइन नहीं है, तो पॉइंट को अपन अक्षांश में कंसीडर नहीं कर सकते, तो कई बार इसको 179 भी दे देता है पेपर में, पर आपको 181 प्रेफर कर लेना है। एमपीपीएससी में जहां तक पूछेगा वो 181 के लिए ही पूछेगा। इसमें क्या है, इसमें जीरो है और जीरो से 360, मतलब 180 पीछे और इधर 180 पीछे। क्लियर यहाँ पे, तो इसमें टोटल देशांतर कितने हो जाएंगे, तो आप बोलेंगे 360 हो जाएंगे। अब इसको हम अगर बनाना चाहें तो ये मेरा क्या था, ये मेरी थी इक्वेटर, क्या थी ये, ओहो, ये हमारी थी इक्वेटर। इक्वेटर कौन सी लाइन होती है, तो इक्वेटर जो होती है वो लेटीट्यूड होती है। क्या होती है, लेटीट्यूड। तो इक्वेटर को ही हम बोलते हैं 0 डिग्री लेटीट्यूड। क्या बोलते हैं, 0 डिग्री लेटीट्यूड। इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, तो इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं इसको, या इसी को बोलते हैं विषुवत रेखा। ये सारे नाम किसके हैं, इसी के हैं। ठीक है, यहां तक बात। चलिए, अब हमने क्या किया, वर्टिकल भी डिवाइड किया था, वर्टिकली भी हमने क्या किया था, डिवाइड किया था हमारी अर्थ को। तो ये मान लेते हैं अपन, इसका क्या हो जाएगा, ये हमारी हो जाएगी, अप्रॉक्स बीच में दिख रही है, ठीक है, ये अपना हो जाएगा 0 डिग्री, ये अपनी हो जाएगी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूड। समझ में आया इसको 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड क्यों बोल रहे हैं देशांतर, क्योंकि ये खड़ा है। और बाकी सारी लाइंस कैसी होंगी, तो बाकी सारी लाइंस ऐसी होंगी। जो सभी कहां आकर मिलेंगी, सभी आकर मिलने वाली है पोल्स पर। इसी तरीके से इधर भी होंगी। समझ गए हो ये बात, है ना, क्लियर। और अगर हम बात करें कि इनकी हॉरिजॉन्टल लाइंस की, हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करेंगे तो वो क्या होंगे, अक्षांश होंगे। तो हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करोगे तो वो बनेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, एक सेकेंड, है ना, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं अपन इनकी। आपको क्या क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि हमारा जो ये तो 0 डिग्री हो गया, इसके ऊपर जब जाएंगे आप तो यहां पर आप बोल सकते हैं ये जो है हमारा, इसको आप बोल दीजिए, इसको आप बोल दीजिए 23.5 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड। इसको आप क्या बोल सकते हैं, तो इसको आप बोल दीजिए, इसको आप बोल दीजिए 45 डिग्री नॉर्थ, और इसको आप बोल दीजिए 66.5 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड। ठीक है, उसी तरीके से जब हम बात करेंगे तो हम नीचे भी बात कर सकते हैं, साउथ में भी। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके लिए 23.5 डिग्री साउथ लेटीट्यूड। इसकी बात करें तो ये कितना बोल देंगे आप, 45 डिग्री साउथ लेटीट्यूड। और इसकी जब बात करेंगे तो आप इसको बोल दोगे 66.5 डिग्री साउथ लेटीट्यूड। यहां तक बात समझ में आ गई। अब इनके नामकरण और कर देते हैं, कुछ कुछ नाम दिए गए हैं इनको। तो जो आपका 23.5 डिग्री है, इसको बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का मतलब क्या है, तो आप इसको हिंदी में बोल सकते हैं कर्क रेखा। क्या बोलेंगे इसको आप,
कर्क रेखा। उसके बाद 45 डिग्री को हम कुछ नहीं लिखेंगे, 66.5 डिग्री जो है इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलते हैं आर्कटिक सर्कल। क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं आर्कटिक सर्कल, मतलब आर्कटिक वृत्त। ठीक है, इनकी डिटेल में बताऊंगा और आगे आपको। वहीं पे अगर अपन बात करें, मैंने आपको ये भूमध्य रेखा वगैरह के लिए बता दिया है, 23.5 डिग्री साउथ की अगर अपन बात करें तो इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसी को बोलेंगे आप मकर रेखा। क्या बोलेंगे, मकर रेखा। ये 66.5 डिग्री जो है इसको आप क्या बोलेंगे, तो इसको आप बोलेंगे अंटार्कटिक वृत्त। क्या बोलेंगे, अंटार्कटिक वृत्त। चलिए, यहां तक बात समझ में आ गई है इतनी। ये आपकी क्या है, सब पूरे अक्षांश और देशांतर में, ये आपको मेन इतनी बातें याद रखना है। अभी और इनकी बातें करने वाले हैं। अक्षांश देशांतर को ये मैंने आपको समझा दिया एक डायग्राम लेकर कि कैसे अक्षांश होते हैं, कैसे देशांतर होते हैं। ठीक है, अब आपको मैं कुछ कुछ बेसिक बातें बता देता हूं फटाफट, मैं रैंडमली ही बना लेता हूं। ठीक है, चलिए, इसके बाद ये क्या हो गई इसकी, ये हो गई इसकी भूमध्य रेखा। ये वाली 0 डिग्री लाइन हो गई है ना, ये वाली लाइन कौन सी हो जाएगी, 0 डिग्री। ठीक है, चलिए, ये 0 डिग्री लाइन हो गई। ये वाली लाइन कौन सी हो जाएगी, तो इसको आप बोल देंगे कि अपना कर्क रेखा हो जाएगी। और ये कौन सी हो जाएगी, तो ये अपनी हो जाएगी आर्कटिक लाइन। ये कौन सी हो जाएगी, मकर रेखा, तो ये हो जाएगी अपनी अंटार्कटिक। तो इसको अपन बोल देंगे कि ये 66.5 डिग्री साउथ है, ये अपना है 23.5 डिग्री साउथ, ये अपना 0 डिग्री है, ये अपना 23.5 डिग्री नॉर्थ है। इसको अपन बोल देंगे ये 66.5 नॉर्थ है। और इसको अपन बोल देंगे 90 डिग्री नॉर्थ है, जिसको अपन बोलते हैं नॉर्थ पोल। क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव। और यहाँ कौन हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 90 डिग्री साउथ, जिसको अपन बोलते हैं साउथ पोल। ठीक है, यहाँ तक की बातें, ये अपनी बातें हो गई हैं। तो अब अपन इसमें समझते हैं कि देखो, ये वाला जो क्षेत्र होता है, ये वाला कौन सा वाला, 23.5 डिग्री से 23.5 डिग्री के बीच का, मतलब 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ के बीच का जो टाइम वो क्षेत्र होता है, वो वाला क्षेत्र जो होता है ये कहलाता है आपका उष्ण कटिबंध। क्या कहलाता है, उष्ण कटिबंध, है ना। ये वाला क्षेत्र जो होगा इसको अपन बोलेंगे ट्रॉपिकल रीजन। क्या बोलेंगे, ये बातें आपको याद रखना है, क्योंकि ये सब बातें ना किसकी चल रही है पता है आपको, ये सारी बातें चल रही है एमपीजीके की। ठीक है, इसको ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। उसके ऊपर ये जो क्षेत्र दिख रहा है आपको, ठीक है, और यहां पे भी अगर देखें तो ये वाला जो क्षेत्र दिख रहा है किस किस के बीच में, 23.5 से 66.5 के बीच में जो क्षेत्र दिख रहा है, दोनों जगह का जो है, इसको आप बोल सकते हैं शीतोष्ण। क्या बोल सकते हैं, शीतोष्ण। ठीक है, या शीतोष्ण नहीं बोले तो इसको आप बोल सकते हैं उपोष्ण कटिबंध। क्या बोल सकते हैं, उपोष्ण कटिबंध। ठीक है, उपोष्ण कटिबंध का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या दो चीजें लिखी है, उप और उष्ण। ठीक है, ये गर्म होगा लेकिन थोड़ा कम होगा। सब ट्रॉपिकल, क्या बोलेंगे इसको आप, सब ट्रॉपिकल। दोनों पार्ट जो होंगे उसको सब ट्रॉपिकल रीजन ही कहा जाएगा। ठीक है, यहां तक बात। और उसके ऊपर की अगर अपन बात करें, उसके ऊपर अगर आपको देखने को दिख रहा है ये वाला पार्ट जो दिख रहा है, ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट तो होता है जिसको अपन सब पोलर या पोलर रीजन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इन दोनों पार्ट को, ये जो आपको मैंने डार्क कलर से कर दिया है, इसको आप क्या बोल सकते हैं, तो इसको आप बोल सकते हैं पोलर या सब पोलर रीजन, है ना। डिपेंड करता है अलग अलग उस पर, पोलर रीजन। इसको आप बोल सकते हैं ध्रुवीय क्षेत्र। क्या बोल सकते हैं, ये सब काम आने वाला है आपके पेपर में आगे। चलिए, इतनी बातें क्लियर है यहां तक। अगर ये बातें क्लियर हो तो मैं अब आपको एक बात और बता देता हूं, लास्ट जो हमारे पीछे मैप में है। यहां पर देखिए, क्या मैं बोल सकता हूं कि ये नॉर्थ हेमिस्फीयर वाला क्षेत्र है, क्या मैं बोल सकता हूं ये साउथ हेमिस्फीयर है। किसके ऊपर, इक्वेटर के ऊपर और इक्वेटर के नीचे। क्या मैं इस 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के इस साइड को क्षेत्र को बोल सकता हूं कि ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, और इसको मैं बोल सकता हूं क्या कि ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर है। ऐसा मैं बिल्कुल बोल सकता हूं, क्योंकि मैंने पृथ्वी को जब डिवाइड किया तो कुछ इसी तरीके से किया था। तो यहां पे बात आती है कि हमने अपनी जो हमारा जो भारत है ना वो कहां है। तो हमारा भारत, मैं आपको बता देता हूं कि हमारा भारत जो है वो लोकेटेड है, और वो लोकेटेड है इसके बीच में, इसमें है हमारा भारत। तो ये वाला क्षेत्र कौन सा हो गया, नॉर्थ ईस्ट वाला। कौन सा वाला हो गया, नॉर्थ ईस्ट। समझ गए,
ठीक है, अब इसको अपन डिटेल करते हैं। ये जो नॉर्थ ईस्ट लिखा है, हमने भारत यहां क्यों बनाया, इसको डिटेल करते हैं। क्लियर है? चलिए यहां तक ठीक है, समझ में आ गया इतना, है ना। तो अब मैं आपको एक मैप बना के बता देता हूं। ये आपकी क्या हो गई, अर्थ हो गई। अगर इसी पे अपन बनाना चाहें तो हमारी ये वाली लाइन कौन सी हो जाएगी, ये वाली लाइन हमारी हो जाएगी भूमध्य रेखा वाली, ठीक है। और इसके ऊपर मैं आपको एक लाइन और बना के बता रहा हूं, और वो है अपनी ये वाली लाइन। ये वाली लाइन कौन सी है, आप इसको क्या बोलेंगे, तो ये वाली जो लाइन है ये अपनी लाइन होगी कर्क रेखा। क्या होगी ये, कर्क रेखा। इसको आप बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आपने बोला ना कि भारत कहां है, तो हम भारत की बात कर रहे हैं, भारत हमारा कहां है उसी की बात कर रहे हैं। ये अपना क्या हो जाएगा, तो ये अपना हो जाएगा ये आपका क्या हो गया, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। भारत जो है वो भारत ये भारत है आपका। और इवन मैं आपको बोलूं कि आप 0 डिग्री इसको मत रखिए, 0 डिग्री आपका जो होगा, 0 डिग्री जो आपका होगा वो आपको मैं और क्लियर कट बता देता हूं। 0 डिग्री यहां कहीं पड़ेगा आपको, ठीक है, ये 0 डिग्री होगा, क्योंकि हमारा ये क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ, चलिए एक मिनट। ये हमारी कौन सी लाइन हो जाएगी, तो आप इसको बोलना कि हमारी 0 डिग्री लाइन होगी। इस साइड जब जाएंगे तो आप ईस्ट पार्ट में जाएंगे, किधर जाएंगे, ईस्ट साइड में, ठीक है। और इसके ऊपर जब आप जाते हैं तो आप किधर जाते हैं, आप जाते हैं नॉर्थ में। अब मैं आपको आपका भारत बना के बता देता हूं। यहां पे हमारा क्या होगा, ये आपका क्या है, भारत, ठीक है। अब भारत ये है तो इसी के बीच में क्या होगा, यहाँ पे मध्य प्रदेश, ठीक है। तो जब मैप को अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो आपका एमपी और इंडिया जो है, एमपी और इंडिया जो है, दोनों की दोनों आपको किस पे पढ़ने वाले हैं, तो ये पढ़ने वाले हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में। किस में पढ़ेंगे, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर। पहली बात तो ये हो गई कि नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में है, ये पहली चीज। दूसरा किसके ऊपर है, तो ये क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लग रही थी आपको, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ हो गई, तो अपन इसको बोल देंगे कि किसके ऊपर है, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इससे गुजरती है। समझ में आ गई बात। अब अपन डिटेल करेंगे इसके, धीरे धीरे इसके अंदर हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि ये कैसे मध्य प्रदेश का गोंडवाना और मध्य प्रदेश की लोकेशन क्या है। भारत की अगर आपसे लोकेशन पूछेंगे तो आप यहां से यहां तक भारत को दिखाएंगे, इधर से इधर भारत को दिखाएंगे। तो ये सारी चीजें अपन नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। ये नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर जो लिखवाया है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध जो लिखा है, उसको मैं आपको बहुत अच्छे से डिटेल पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि जो आज हमने देखा बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल बेसिक इसलिए भी बताया है कि 2-3 कारण होते हैं इसके। पहले तो ये तो बहुत छोटी सी बात है। और एक चीज है कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि बिग बैंग थ्योरी जो है वो बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी, ऐसे इन जनरल क्वेश्चन है, तो ये जो दी थी वो दी थी जॉर्ज लेमेत्रे ने। किसने दी थी, जॉर्ज लेमेत्रे, ठीक है। इन्होंने बिग बैंग थ्योरी दी थी। अच्छा दिख नहीं रहा है वहां पे, तो दिख लेते हैं, ये दी थी जॉर्ज लेमेत्रे ने। बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी, इन्होंने दी थी। मान्यता है इसकी, है ना, कि ऐसे ही अर्थ का विकास हुआ होगा, या पूरा हमारा सोलर या जो यूनिवर्स बना ऐसे ही बना। ये सूर्य की बात की थी, अर्थ के बाद हमने बोला कि हमारी अर्थ से कैसे कैसे धीरे धीरे ये उसमें डिवीजन हुआ, कौन से इंटरनल फैक्टर काम कर रहे थे, उसके बाद ये कौन कौन किस किस में डिवाइड हुआ। अल्टीमेटली हम पहुंच गए गोंडवाना पे और हमारे भारत पे। और फिर हमने देखा कि ये हमारे अर्थ को हमने अक्षांश देशांतर के मामले में ऐसे डिवाइड किया। एक थोड़ा डायग्राम बहुत गंदा लग रहा है, पर इसलिए बनाया हुआ है कि नॉर्थ ईस्ट इसलिए क्योंकि हमारा इंडिया इसमें लोकेटेड है। इंडिया कहाँ है, तो नॉर्थ ईस्ट में है, ठीक है। ये समझाने के लिए किया है मैंने केवल कि इधर वाला पार्ट नॉर्थ हो जाएगा, नीचे वाला साउथ, ये वाला ईस्टर्न पार्ट, ये वाला वेस्टर्न पार्ट। फिर उसके बाद ये मैंने आपको डायग्राम बता दिया कि कैसे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होते हैं। इनका बहुत काम पड़ने वाला है, धीरे धीरे बीच में आएंगे, मैं इनको फिर से डिटेल करते जाऊंगा एक एक करके, क्लियर। फिर उसके बाद ये आपको मैंने बता दिया कौन कौन से कटिबंध आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, कटिबंध, क्योंकि ये ना पेपर में आ जाते हैं। पेपर में क्या आ जाते हैं, हमारा सिलेबस ही है। जब हम पढ़ेंगे तो हम आप बहुत अच्छे से देखेंगे कि ये आपके पेपर में काम आ रहा है, ठीक है। तो एक आप कौन सा याद रखेंगे, ये याद रखेंगे। फिर कौन सा याद रखेंगे, तो आप याद रखेंगे ये वाला,
ठीक है, फिर और कौन सा याद रखेंगे? तो तीसरा आप याद रखने वाले हैं ठीक है क्या, इतना आपको अभी देखना है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।